हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस के ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम हैं, पटवारी, लेखपाल, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो या फिर बंदी रक्षक या फिर आपका पुलिस आरक्षी वाला, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमारा चल रहा है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने कुछ क्लासेस ले ली हैं, अगर आपने वो नहीं देखी उनको देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश और देशांतर से। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात करेंगे और भारत के मानक समय की बात करेंगे। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले हम उन कुछ क्वेश्चनों को आपके सामने बताता हूँ, फिर आप देखना कि ये सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो से कर ले जाएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जलडमरू स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, देशांतर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किस देशांतर रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देशों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इतने सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इन सभी क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपने अब हम टॉपिक पे चलते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अक्षांश का। अक्षांश को अगर हम देखें ये क्या होता है, अगर आज हम देखें तो इंटरनेट का ज़माना है और गूगल मैप सभी के मोबाइल फ़ोन पर होगा। हम कहीं पर भी लोकेशन डालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो कितनी दूर है, कितने समय पर हम पहुंचेंगे वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पता कर पाते हैं, हम पता कर पाते हैं अगर हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं का अगर हमें ज्ञान हो। जो गूगल मैप है उसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता है, कौन सा देश किस अक्षांश पर स्थित है, किस देशांतर पर स्थित है। तो वो क्या करता है, वहाँ से आकलन कर लेता है कि कितने डिग्री अब हमको चलना है आगे, या फिर कितने किलोमीटर आगे चलना है और कितना समय लगेगा। जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के बारे में बात करेंगे तब हम इसको और अच्छे तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार गूगल मैप अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का प्रयोग करके आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में हेल्प करता है। तो अक्षांश यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। अगर हम ये देखें, ये हमारे पास एक ग्लोब है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। अब ये ग्लोब क्या करता है, इस पर एक रेखा बीच जो इसको दो भागों में विभाजित करती है, एक रेखा इस प्रकार की है। ये जो रेखाएं हैं इस पर खींचने वाली जो मैं खींच रहा हूँ ये है काल्पनिक रेखाएं। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा के बारे में, तो आप बोलेंगे ये काल्पनिक रेखा है जिसके द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा देश किस स्थान पर है। तो इसको बोलते हैं हम विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसको हम बोलते हैं, इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसी को हम यहाँ पर 0 डिग्री का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री का नाम देते हैं और इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोला जाता है। ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई। अब ये जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, वो क्या करती है, हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक हो गया ऊपर का हिस्सा, एक हो गया नीचे का। इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब अगर हम देखें
ये रेखाएं अगर हम इस तरीके से खींचते जाएं इसके समांतर, तो एक स्थिति ये आएगी कि हम यहाँ पर भी एक रेखा खींचेंगे और इसको बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, जो इसका सबसे उत्तर में है उसको उत्तरी ध्रुव, और इसके जो दक्षिणतम बिंदु है उसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं इसको। अब देखो, अगर हम किसी भी ये हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब पर अगर हम देखें कि अगर मैं यहाँ पर अगर हूँ अभी, तो मेरी स्थिति अभी क्या होगी, इसके आकलन के लिए हम क्या करते हैं, इसके केंद्र से यहाँ पर एक कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। इस तरीके से कोण बनाते हुए हम यहाँ पर देखते हैं और हम ये चेक करते हैं कि मैं कितने अंश पर यहाँ से कोण बनाते हुए मेरी दूरी है। मान लिया जाए यहाँ पर 30 अंश का अगर मैं कोण बनाते हुए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस रेखा को, इस बिंदु को इस विषुवत रेखा के समांतर खींच दूंगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ की बात करूँगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक कोण खींचूंगा और फिर इसको इसके समांतर खींच दूंगा। अब ये जो मैंने समांतर रेखाएं खींची हैं, इस विषुवत रेखा के इन समांतर रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। इनको बोला जाता है अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड लाइंस। इसी प्रकार हम इसके दक्षिण में भी जाते हैं, तो इस प्रकार इसके समांतर कोई भी रेखा पैरेलल लाइन खींचते जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये इस प्रकार से उत्तर में भी और दक्षिण में भी हम अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की कुल कितनी संख्या है, तो अगर आप यहाँ पर से देखेंगे, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, इसी प्रकार से हम कुल 90 रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ पर कितने, 90 अक्षांश। 90 अक्षांश हम इसके उत्तर में खींच सकते हैं और 90 अक्षांश हम इसके देशांतर में खींच सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुल अक्षांशों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुल अक्षांश रेखा की संख्या ये कितनी होती है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 90 ये है, 90 ये है, तो कितने होंगे, 90 + 90 180 होगी। और इस रेखा को मैंने अभी काउंट नहीं किया है क्योंकि ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, तो इसलिए हम इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये होगी टोटल 181, यानी कि 181 कुल अक्षांश रेखाएं हैं इस ग्लोब पर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो अगर हम सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात करें तो इनमें से अगर आप ये 0 डिग्री को मानेंगे तो ये क्या है, एक सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 90 अक्षांश हैं, तो एक एक डिग्री पर, यहाँ से एक एक डिग्री के अंतराल पर हर एक रेखा खींची गई है, टोटल 90 रेखाएं। तो हम इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इसी प्रकार यहाँ पर 90 डिग्री पर पहुँच जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हम 90 डिग्री का अगर हम कोण खींचें तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर 90 रेखाएं हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कितनी रेखाएं हैं, विषुवत रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और यहाँ पर अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अब हम इसी को आगे को बढ़ाते हैं, इसी टॉपिक पर हम आगे को बढ़ते हैं, अक्षांश रेखा को ही बारे में बात करेंगे अभी हम। तो मैंने ये कहा कि ये जो हमारा है ग्लोब है, इस ग्लोब पर जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसके समांतर हम रेखाएं खींचते हैं जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगर हम यहाँ से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर चले जाएं, 23.5 डिग्री अगर हम उत्तर की ओर चले जाएं, उत्तरी गोलार्ध में चले जाएं, तो इस रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ट्रॉपिक और
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोला जाता है इंग्लिश में, कर्क रेखा को। इसी प्रकार हम दक्षिण में अगर इसके आए और इस प्रकार से हम 23.5 डिग्री, यहाँ पर अगर 23.5 डिग्री है तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इस रेखा को हम बोलेंगे मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको इंग्लिश में बोलेंगे। इसी प्रकार हम अगर बात करें 66.5 डिग्री अगर हम ऊपर की ओर से ले जाएं, 66.5 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत इसको बोलेंगे। और इसी प्रकार अगर हम 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर चले जाएं, दक्षिणी गोलार्ध में चले जाएं, तो इसको बोलेंगे हम अंटार्कटिक व्रत। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा कौन सी अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो हम बोलेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अगर हम इसके नीचे की ओर जाएंगे इस जीरो से तो हम दक्षिणी बोलेंगे, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम नॉर्थ उत्तरी बोलेंगे। मकर रेखा आपसे पूछेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। अगर आपसे पूछेंगे अंटार्कटिक व्रत किस रेखा पर है, तो हम बोलेंगे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। आर्कटिक व्रत की बात करेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये स्थित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर, विषुवत रेखा पर, अब यहाँ पर देश होंगे, कितने देश होंगे विषुवत रेखा पर, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर 13 देश हैं, यानी कि 13 देशों से ये जो विषुवत रेखा है वो गुजरती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कर्क रेखा की, तो यहाँ पर 18 देश यहाँ से, ये 18 देशों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगर हम मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा, तो ये 12 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 13 देशों से, कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा आपके 12 देशों से होकर गुजरती है। तो ये है हमारा क्या कहते हैं अक्षांश। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से हम अगर हम 1 डिग्री पर जाएं, 0 से अगर हम 1 डिग्री जाएं, यानी कि 2 अक्षांश रेखा, इनके बीच की अगर हमको दूरी पूछ लिया जाएगा, इनके बीच की दूरी, तो यह है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्षांश से। अब हम चलते हैं देशांतर पर। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में गोलार्ध में अपने, ठीक है, ग्लोब में देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखा, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में। ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब में आपने इस प्रकार की रेखाएं देखी होंगी, ये ठीक है, ये आपने रेखाएं देखी होंगी। तो ये जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, ये आपका है उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा।
ठीक है, ये देशांतर रेखाएं होगी। आपने संतरा खाया होगा, तो संतरा अगर हम छिलते हैं तो इस प्रकार से हमको संतरे में भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये संतरे के पीस हो गए अलग अलग, अगर हम इनको निकालें तो एक पीस अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये निकाल के अगर हम देखेंगे तो एक पीस इस प्रकार से बनता है। तो ये क्या है, दो रेखाएं हैं जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही हैं। इन दोनों को बोलते हैं हम देशांतर रेखा, इन दोनों को बोलते हैं देशांतर रेखा। और इनके बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अभी अक्षांश रेखाओं की बात की। अक्षांश रेखा अगर हम बात करें, ये है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी सर्वाधिक है, यहाँ पर सर्वाधिक है, फिर ये दूरी घटती जा रही है यहाँ को, और सबसे कम उत्तरी ध्रुव और सबसे कम दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखा बन रही है। इन दोनों की जो बीच की दूरी है, दो देशांतर के बीच की जो दूरी होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। ये अभी मैंने क्वेश्चन भी पूछा आपसे, 111.32 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर, जो कि आपकी भूमध्य रेखा पर है। अब ये जो दो देशांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। गोरे नाम से इसको जाना जाता है, इंग्लिश में GORE इसको बोलेंगे। ये क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है, जो कितनी होती है 111.32 डिग्री। और कहाँ पर होती है, ये होती है हमारी भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री पर है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी यहाँ से अभी तक। अब हम और बात करते हैं, अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पर अक्षांश रेखाओं में देखा था 0 डिग्री अक्षांश उत्तर है, और फिर हमने ऊपर की ओर मकर रेखा, कर्क रेखा, सारी चीज़ें देखी इस पर। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो रेखाएं हैं, अगर मैं इस संतरे को, अगर मैं इसको संतरा मानूं, यहाँ से अगर इसको दो हिस्से करूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि दो भागों में ये बराबर विभाजित हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी इसको बांटने की कोशिश करूं, तब भी ये दो बराबर भागों में विभाजित होगा। अगर मैं इस वाली लाइन से भी इसको दो भागों में विभाजित करने की कोशिश करूं, तब भी ये दो भागों में ही विभाजित होगा। लेकिन अगर हम अक्षांश रेखा की बात, अक्षांशों की बात कर रहे थे, तो सिर्फ एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा ऐसी थी जो कि दो भागों में बांट रही थी बराबर। अगर मैं यहाँ से अगर इसको अक्षांश रेखा को काट दूँ, तो क्या ये दो बराबर भागों में बट रहा है? अब नहीं, ऊपर कम हो रहा है, यहाँ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, तो हम इसको कहीं से भी काट लें, चाहे हम यहाँ से काट लें, चाहे हम यहाँ से काट लें, तो ये क्या करेगा, दो गोलार्धों में विभाजित कर देगा, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी और पश्चिमी। ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध, और यहाँ हो गया आपका पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पर से हम कहाँ से काउंट करें? अभी हमने जब अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे, तो हम भूमध्य रेखा से बात कर रहे थे। भूमध्य रेखा से हम काउंट करके चल रहे थे ऊपर को, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर की ओर। नीचे की ओर भी हम 0 डिग्री को ही एक आधार रेखा मान रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम किस रेखा को आधार रेखा माने? क्योंकि सभी रेखाएं जो हैं वो ग्लोब को दो भागों में विभाजित कर रही है, तो इसलिए एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो पूरे गोलार्ध को पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित करे। तो ऐसी रेखा को एक मानक रेखा बोला गया, एक मध्याह्न रेखा बोला गया। वो रेखा है ग्रीनविच रेखा। आपने नाम सुना होगा ग्रीनविच रेखा, जो कि लंदन से होकर गुजरती है। लंदन यहाँ पर है, लंदन का यहाँ पर ग्रीनविच है, यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच है, ग्रीनविच, और ये कहाँ पर है, लंदन में। तो लंदन का ग्रीनविच एक ऐसी रेखा है जिसको 0 डिग्री देशांतर रेखा का नाम दिया गया, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। इसी को हम प्रधान
याम्योत्तर भी बोलते हैं, इसी को हम मीन मेरिडियन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है कि जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से होके गुजरती है, तो ये लंदन से होके गुजरती है, जो कि ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसी को प्रधान याम्योत्तर के नाम से भी जाना जाता है। अब इस 0 डिग्री जो ग्रीनविच देशांतर रेखा है, इसके अगर हम इस तरफ जाएं, राइट में जाएं, तो ये पूर्वी गोलार्ध होगा, अगर हम इसके लेफ्ट में जाएं तो ये पश्चिमी गोलार्ध होगा। अब इनके बीच में भी एक एक डिग्री पर रेखाएं खींची गई हैं, जिनको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी इस प्रकार से टोटल अगर हम बात करें तो एक गोला है, अगर हम इसके चारों ओर चक्कर लगाएं, इसके चारों ओर इस स्थान से चक्कर लगाएं, तो हम इस प्रकार से इस केंद्र के परितः घूमने में टोटल कितने डिग्री घूमेंगे, 360 डिग्री घूमेंगे। तो ये ग्लोब जो है हमारा, ये भी तो गोल है। तो अगर हम पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जो हमारी पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार घूमती है, तो ये भी 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। तो हम कहेंगे कि टोटल यहाँ पर कितनी रेखाएं होंगी, 360। तो देशांतर रेखाओं की अगर संख्या पूछ लिया जाएगा आपसे, देशांतर रेखाओं की संख्या, तो ये कितनी हो जाएंगी आपकी, 360। कितनी हो जाएंगी, 360 हो जाएंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं और क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे आपके एग्जाम में, और आप कर ले जाएंगे अगर आप इसको समझ गए तो। ये हमने देशांतर के बारे में बात की, ठीक है, देशांतर रेखाओं के बारे में बात की। अब हम देखते हैं समय की ओर अगर हम आगे को बढ़ें, ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं। इसको मैंने बोला 0 डिग्री, इस वाली रेखा को बोला 0 डिग्री। अब मैं एक एक डिग्री पूर्व की ओर चलूँगा और ये है पश्चिम की ओर, ये है पश्चिम, ये है पूर्व की ओर। ये मेरे दाएं साइड है, दायां, और ये मेरे बाएं साइड है, ठीक है। अब दायां बायां पूरा पश्चिम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ये मैं इसको 30-30 के अगर अंश पे बांट दूं, 30, 60, फिर 90, इस प्रकार से। और इसी प्रकार मैं यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध में भी इसको 30 के मान लूँ, यहाँ पर 60 मान लूँ। अब हम समय की ओर बढ़ रहे हैं, हम देशांतर और अक्षांश से हमने पढ़ लिया, अब हम समय की ओर बढ़ रहे हैं कि हम समय का आकलन कैसे करेंगे। अब देखो 0 डिग्री पर अगर हम देखें, 0 डिग्री की अगर हम बात करें, तो 0 डिग्री से अगर पृथ्वी पूरब की ओर घूमते हुए फिर इस प्रकार से एक चक्कर लगाती है, गोल एक चक्कर लगाती है, तो 360 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमने में ये कितना समय लगाती है, 24 घंटा। तो अगर मैं 1 डिग्री का मान निकालने की कोशिश करूं, इस 0 डिग्री से इस यहाँ पर 1 डिग्री भी होगा कहीं पर, तो इनके बीच में अगर मैं घंटे की बात करूं, कितना समय लगेगा मुझे, ठीक है, यहाँ से पहुँचने में, यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, उसको मैं निकालने की अगर कोशिश करूँ, तो 1 डिग्री की अगर मैं बात करूँगा तो 24 घंटे को मैं मिनट में चेंज कर देता हूँ, 24 × 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैंने 60 से गुणा कर दिया, तो 24 घंटे में मैं 60 से गुणा कर दूंगा। 1 डिग्री की अगर बात कर रहा हूँ मैं, ये 360 को नीचे लिख दूंगा, और 0 से 0 कट गया, 6 से ये 36, 6 बार कट जाएगा, और 6 से 24, 6 चौको 24, यानी कि 1 डिग्री घूमने में मेरे को 4 मिनट का समय लग रहा है। क्या लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है 1 डिग्री घूमने पर। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि 1 घंटे में ठीक है, इतना आप समझिए कि 1
डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ पर सूर्य, ये है सूर्य हमारा। सूर्य यहाँ पर क्यों बनाया मैंने, क्योंकि सूर्य पूरब से उगता है। अब जब पूरब से सूर्य उगेगा तो ये जो मेरा भाग है पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध है, तो पूर्वी गोलार्ध में पहले सूर्य उगेगा और यहाँ पर बाद में सूर्य उगेगा। यानी कि सुबह सूर्य की किरणें यहाँ पर पहले पड़ेंगी और उस समय यहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सूर्य सुबह यहाँ पहले होगी, यहाँ बाद में होगा। इसको मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि यहाँ का जो समय है वो आगे होगा, यहाँ का समय जो होगा वो पीछे होगा। ठीक है, पश्चिमी, ये बायां। तो यहाँ जो समय होगा वो कैसा होगा, आगे होगा, आगे चल रहा होगा यहाँ का समय। ठीक है, और यहाँ का जो समय होगा वो पीछे चल रहा होगा। तो मैं अगर इस 0 डिग्री से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा, इससे कहीं को भी जाऊं आगे की ओर, आगे की ओर मतलब पूर्व की ओर चलूं, दाईं तरफ चलूं, तो मेरा समय जो होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो हमारा समय पीछे की ओर जाएगा, यानी कि समय कम होगा। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ अभी कोई व्यक्ति 0 डिग्री देशांतर रेखा पर है और यहाँ पर कितने बजे हैं, 0 डिग्री पर बजे हैं 12 बजे हैं दिन के 12 बजे हैं यहाँ पर। कहाँ पर, 0 डिग्री पर। अब मैं बात करूं अगर 30 डिग्री पर कितना बजा होगा, उसी समय 30 डिग्री ये जो पूर्वी देशांतर है वहाँ पर कितना बजा होगा। तो 1 डिग्री में कितने मिनट का समय आ रहा था, 4 मिनट का समय। 1 डिग्री में 4 मिनट का, मेरे को 30 डिग्री का निकालना है, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 गुणा 30 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 2 घंटा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 12 अगर दिन का यहाँ पर बजा होगा तो 12 में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि 30 डिग्री घूमने में ये 2 घंटे का अंतर आ गया। तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, यहाँ पर बज रहा होगा 12 में 2 ऐड करेंगे तो 2 बज रहा होगा। यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 2 PM हो रहा होगा दिन का। ठीक है, तो अगर मैं इस तरफ चलूँ, पश्चिम की ओर चलूँ 0 डिग्री से, तो यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, तो मैं 2 घंटे कम कर दूंगा, तो यहाँ पर 10 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा आपका, 10 बज रहा होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि 0 डिग्री के पूर्व में जाने पर समय आगे हो रहा है, बढ़ रहा है, और 0 डिग्री के पश्चिम में बाएं जाने पर समय कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है। अब इस चीज़ का हम और भी यूज करेंगे अभी आगे। अभी हमने इतनी चीज़ें पढ़ी। एक चीज़ और यहाँ से आप देख लें कि ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब पर मैंने ये कहा ये अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और यहाँ पर मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची। यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। और ये जो बिंदु है आपसे पूछ लिया जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये काटती हैं अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अब देखो मैंने ये कहा कि अभी मैं 30 डिग्री यहाँ की ओर चले जाऊँ, पूरब की ओर चले जाऊँ, और 30 डिग्री पश्चिम की ओर चले जाऊँ, तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है। और इन 30 डिग्री और इस 30 डिग्री के बीच में 4 घंटे का अंतर हो गया, यानी कि समय परिवर्तन हो रहा है। हमारे स्थिति के अनुसार, हमारे देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं के अनुसार समय का परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कौन सा एक समय ऐसा होगा जिसको मानक समय माना जाएगा, कौन सी एक आधार रेखा होगी जिसको एक मानक समय की संज्ञा दी जाएगी, इसको लेके 1884 में एक
वैश्विक सम्मेलन हुआ उसमें इस बात को माना गया, उसमें ये कहा गया कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा, उस 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय मान लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय किस देशांतर रेखा को कहा जाता है या फिर किस देशांतर रेखा पर है, तो यह है 180 डिग्री देशांतर रेखा पर। अब ये 180 डिग्री देशांतर कहाँ पर होगा? देखो ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 0 डिग्री है। तो अगर मैं इसको पीछे की ओर देखूं, ये जो मेरा ग्लोब है ये मेरे को आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके पीछे की बात करूंगा तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर यहाँ पर होगा। यह है आपका 0 डिग्री देशांतर। अगर मैं इस ग्लोब के पीछे से देखूं तो इसके ठीक पीछे से क्या होगा हमारा 180 डिग्री देशांतर। अगर मैं इस 0 डिग्री से 180 इस तरफ चलूं और 180 इस तरफ चलूं तो यही रेखा मेरे को देखने को मिलेगी, 180 देशांतर रेखा। मैंने क्या कहा कि अगर मैं इस 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है यहाँ से मैं पूरब की ओर चलूँ तो मेरे को 180 डिग्री यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके पश्चिम की ओर चलूँ 180 डिग्री तो मैं घूमते हुए कहाँ पर पहुँचूँगा? यहीं पर पहुँचूँगा, यानी कि एक ही रेखा पर पहुँचूँगा। इसलिए इसको 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर भी बोला जाता है, पूर्वी पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर भी बोला जाता है, जो कि हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अब मैंने एक यहाँ पर मैप बना रखा है, आप इसको देखने की कोशिश करें। ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये बिल्कुल इस प्रकार की सीधी नहीं है, ये इस प्रकार की सीधी नहीं है, तो ये बीच में टेढ़ी टेढ़ी भी है। तो कहाँ पर है? ये देखो, ये हमारा 180 डिग्री देशांतर है। इसको मैंने डॉट डॉट लाइन से बनाने की कोशिश की है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये है आर्कटिक महासागर, ऊपर है आर्कटिक महासागर। यहाँ से जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो ये अपने पूर्व की ओर यहाँ को मुड़ जाती है। अब पूर्व की ओर मुड़ने का कारण क्या है? देखो ये है साइबेरिया, यहाँ पर ये आपको साइबेरिया दिखाई दे रहा है, ये साइबेरिया है। और यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये अलास्का का है। अब ये जो साइबेरिया है ये आपको 180 जो देशांतर रेखा है ये इसको काटते हुए इस तरफ चली जा रही है, पूर्व की ओर तरफ चली जा रही है। तो साइबेरिया में इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बीच से ना गुजरे, इसके लिए इसको यहाँ से पूर्व की ओर मोड़ा गया और फिर पश्चिम की ओर मोड़ा गया, फिर पूर्व की ओर मोड़ा गया, ताकि इन दोनों देशों के बीच ये रेखा ना गुजरे। इन दोनों के बीच से ये रेखा गुजरे, इसलिए साइबेरिया और अलास्का को बीच में काटते हुए इन रेखाओं को क्या कर दिया गया? यहाँ से मोड़ दिया गया। उसी प्रकार ये आपको छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप समूह दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं फिजी द्वीप समूह। ये जो है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप समूह है। तो यहाँ पर भी क्या किया है कि ये सारे ही देश एक ही तरफ आए, ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके एक तरफ आए, इसलिए इन सभी यहाँ पर से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको मोड़ दिया गया इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है? मैंने अभी क्वेश्चन भी पूछा था शायद, तो ये है प्रशांत महासागर से और आर्कटिक महासागर से और बेरिंग महासागर से। अब यहाँ पर क्या है? बेरिंग द्वीप समूह है या फिर इसको बेरिंग जलडमरू भी बोला जाता है, बेरिंग जलडमरू, जलडमरू। अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था स्टार्टिंग में कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जलडमरू से होकर गुजरती है, तो आप बोलेंगे बेरिंग जलडमरू से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन महासागरों से होकर गुजरती है? तो आर्कटिक महासागर और
प्रशांत महासागर से। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो ये आप इसको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे तो आप इसको कर ले जाना। अब हम और आगे की ओर चलते हैं। यहां पर मैंने बोला ग्रीनविच है, यहां पर क्या है, ग्रीनविच है, लंदन का ग्रीनविच रेखा है जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है हमारी। ठीक है, अब हमारा जो भारत है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। यहां पर हमारा है भारत, इस प्रकार से यहां पर हमारा भारत है। तो भारत अगर हम देखें, अभी हम पढ़ रहे हैं मानक समय रेखा की बात। तो भारत की अगर मानक समय की बात करें, हमने अंतर्राष्ट्रीय मानक समय पढ़ लिया है जो कि आपका 180 डिग्री देशांतर है। अब हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक रेखा जो है वो इस प्रकार से गुजरती है। यहाँ पर से एक देशांतर रेखा इस प्रकार से गुजरती है। इस देशांतर रेखा को बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री। तो हमारा जो मानक समय है वो किस देशांतर रेखा से होकर गुजरता है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से होकर गुजरता है। और ये कौन सी है, पूर्वी देशांतर से, इधर को पूरब यहाँ को पश्चिम। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो कि आपके यहाँ पर एक जगह है नैनी नामक, नैनी जो है आपके प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, इलाहाबाद। तो भारत की मानक जो रेखा है, जैसे यहाँ पर कि ग्रीनविच को हमने माना था, उसी प्रकार भारत की जो मानक समय रेखा है वो नैनी से होकर गुजरती है। नैनी यानी कि प्रयागराज यूपी में है ये। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके समय की बात करें कि भारत का जो समय है, मैंने अभी बोला कि अगर हम इसकी तरफ जाएंगे तो हमारा जो समय होगा वो प्लस में होगा, यानी कि आगे की ओर होगा। अगर हम इसके पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ को हमारा समय कम होगा, यानी कि समय घटेगा। तो ये पूर्व है, यहाँ सूर्य पहले उगेगा, भारत में पहले सूर्य उगेगा। तो भारत में सूर्य पहले उगेगा तो यहाँ का सवेरा पहले होगा। तो इसलिए ये जो समय है हमारा, जो मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, उससे क्या होगा, आगे होगा। और कितना आगे होगा, ये जो है आपका 82.5 डिग्री को अगर हम घंटे में निकालें, जैसे अभी हमने 1 डिग्री को निकाला 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अब मेरे को 82.5 डिग्री का निकालना है, तो मैं सबसे पहले 82 डिग्री का निकाल लेता हूँ। तो 4 गुणा 82 करूँगा, 4 गुणा 82 करूँगा तो कितने मिनट आ जाएंगे, 4 दूना 8, 4 8 32, ये 328 आ गया। अब 1 डिग्री जाने में 4 मिनट लग रहा है, तो ये आधा डिग्री का भी हम मान निकाल लेते हैं। तो आधा डिग्री में कितना होगा, 4 का आधा 2 मिनट, तो इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 2 10, 3 3, 330 मिनट। 330 मिनट जो है हमारा समय आगे होगा अंतर्राष्ट्रीय समय से। तो 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। और ये हम इसको प्लस में लिखते हैं, इसको हम प्लस में लिखते हैं, 5 घंटा 30 मिनट। हमारा जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या है, +5:30 मिनट।
तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो ये विश्व है, विश्व को कितने मानक समय में बांटा गया है, तो इसको 24 समय जोन में बांटा गया है। विश्व को 24 समय जोन में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है, और 24 घंटे में, तो इसलिए हर एक डिग्री देशांतर, एक एक घंटे का जो अंतर होता है उसको हम 24 से समय जोन में बांट देते हैं। इसी प्रकार आज की वीडियो हमारी जो होती है यहीं पर समाप्त होती है। हमने पढ़े अक्षांश, देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा पढ़ी, और हमने भारत का मानक समय पढ़ा, किस प्रकार से समय आगे पीछे होता है, ये सारी चीज़ें देखी। तो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक कर देना। थैंक यू।